गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक को छोड़ा था कि जो जड़ पृष्ठ होती है उस जड़ पृष्ठ से जड़ों के अंदर आयनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, उसके दो चरण अपन ने देखे थे। पहला होता है निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं सक्रिय अवशोषण क्या होता है। जड़ पृष्ठ से जड़ों के अंदर जो आयनों का स्थानांतरण होता है वो दो विधियों से होता है। पहली विधि थी निष्क्रिय अवशोषण। मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ तीसरा, जड़ पृष्ठ से आयनों का जड़ों के अंदर प्रवेश। जड़ पृष्ठ से आयनों का जड़ों के अंदर प्रवेश, दो विधियां थी इसकी। पहली विधि थी निष्क्रिय अवशोषण, जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऐसा अपन ने कल लास्ट क्लास में कर लिया था। आज अपन देखते हैं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण क्या होता है इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, निष्क्रिय अवशोषण के अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होती थी, लेकिन सक्रिय अवशोषण के अंदर उपापचयी जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता होती है। अर्थात सक्रिय अवशोषण के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। आंतरिक स्तर के भीतर उपस्थित जो आयन अवशोषण होते हैं, अर्थात इस क्रिया के अंदर आंतरिक स्थानों के भीतर जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अवशोषित उपापचय उसके अंदर होता है। अर्थात अवशोषण के लिए जड़ कोष के द्वारा ऊर्जा व्यय की जाती है। जड़ों के अंदर जो कोष उपस्थित होते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा होती है वो व्यय की जाती है। सबसे पहले अपन नोट करते हैं यहाँ पर कि इस प्रक्रिया में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखने की बात है कि इस प्रक्रिया में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे अपन देखें तो देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में आंतरिक स्थानों के भीतर आयनों का अवशोषण उपापचयी होता है। इस प्रक्रिया में आयनों का आंतरिक स्थानांतरण उपापचयी होता है। अर्थात उपापचय होता है, अर्थात जड़ कोष द्वारा ऊर्जा व्यय की जाती है। जड़ कोष के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो व्यय की जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो आयंस होते हैं उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके अवशोषण के लिए, और ये जो ऊर्जा होती है वो जड़ कोष के द्वारा व्यय कर ली जाती है। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो आयन होते हैं वो आयन वाहक के साथ जुड़ते हैं और उस वाहक के माध्यम से ही जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ये वाहक होते क्या हैं, ये वाहक एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं। ये वाहक मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय की क्रिया से उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं। इन वाहक पदार्थों से आयन जुड़ते हैं और ये वाहक पदार्थ ही उन आयनों को जड़ के पृष्ठ से लेकर जड़ के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इस प्रक्रिया में वाहकों की
आवश्यकता होती है ये वाहक उपापचयी की प्रक्रिया से निर्मित पदार्थ होते हैं। ये वाहक जो होते हैं बच्चों, ये उपापचय की प्रक्रिया से निर्मित पदार्थ होते हैं और ये वाहक जो होते हैं, इन वाहकों के माध्यम से ही जो आयंस होते हैं वो जड़ों के पृष्ठों से जड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि ये वाहक जो होते हैं वो आयनों के साथ जुड़कर आयन वाहक का निर्माण कर लेते हैं। फिर ये जो आयन वाहक होते हैं, ये जटिल झिल्ली जो जड़ों की पृष्ठ झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और साथ में आयनों को भी अपने साथ ले जाकर जड़ों के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर ये जो वाहक आयन होते हैं या वाहक आयन जटिल जो होता है वो टूट जाता है और वो वाहक और आयनों में बंट जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ आयन मुक्त हो जाते हैं और ये जो आयन वाहक जटिल होता है वो टूटने के बाद आयन और वाहक बना लेता है। ये वाहक पुनः वापस आयन के साथ जुड़कर आयन वाहक जटिल का निर्माण करते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आपके ये जो पृष्ठ है ये जड़ के अंदर की हैं, बाहर ये उपस्थित आयंस हैं, ये बाहर उपस्थित आयंस हैं और ये जो पृष्ठ है वो आपके क्या है, जड़ पृष्ठ है। जड़ पृष्ठ के अंदर वाला यह भाग जो है ये आपके कोशिका है या अपन बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य है आपके, ये बाहर वाला भाग है। अब देखो बच्चों, ये वाहक जो होते हैं वो यहाँ निर्मित होते हैं, ये बाहर आते हैं। इन वाहकों के साथ ये आयन जुड़ जाते हैं। ये आयन जुड़ने के बाद ये आपके क्या बन जाएगा, आयन वाहक जटिल, और ये है आपके वाहक। ये वाहक है, जब ये आयन इसके साथ जुड़ जाते हैं तो आयन वाहक जटिल बन जाते हैं। ये आयन वाहक जटिल फिर अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद फिर क्या होता है, ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या करते हैं, ये आयनों को मुक्त कर देते हैं और ये मुक्त हो जाते हैं। यह आयन बन गया, ये वाहक हो गया और ये आपके क्या था, आयन वाहक जटिल। ये आयन वाहक जटिल था, ये टूट जाता है और टूटने के बाद क्या बना देता है, ये दो भागों में टूट गया, आयन बन गए और वाहक बन गया। ये वापस फिर बाहर आता है और फिर यहाँ पे ये जुड़ के क्या बना देता है, आयन वाहक तैयार कर लेता है, फिर ये अंदर चला जाता है। इस प्रकार से ये आयन वाहक जो होते हैं वो आयनों को अंदर ले जाते हैं, वापस छोड़ के फिर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती है और इसमें किसकी आवश्यकता होती है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये वाहक आयनों के साथ जुड़कर आयन वाहक जटिल बनाते हैं। आयनों के साथ ये जुड़कर आयन वाहक जटिल बनाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये आयन वाहक जटिल, ये आयन वाहक जटिल कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। कोशिका द्रव्य में जाने के बाद, कोशिका द्रव्य में जाने के बाद आयन वाहक जटिल टूटकर आयन प्लस वाहक बनाता है और आयन
मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और आयन जो मुक्त हुए हैं वो पादप के काम में आ जाते हैं और ये वाहक पुनः बाहर आकर पुनः आयन वाहक जटिल बना लेते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके बाद अपन ने स्टार्टिंग में की थी। और ये जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की पूर्ति जड़ों के वायवीय श्वसन के द्वारा होती है। अर्थात इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति जड़ों द्वारा वायवीय श्वसन से होती है। जड़ों द्वारा वायवीय श्वसन जो होता है उस जड़ों द्वारा वायवीय श्वसन के द्वारा ये जो प्रक्रिया होती है वो संपादित होती है, क्योंकि उसी वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा सक्रिय अवशोषण में काम में आ जाती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इस अवशोषण के तीसरे चरण की अगर हम बात करें कि जड़ों से जो आयन होते हैं वो तने और पत्तियों तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, उसके बारे में अपने को बात करनी है। नेक्स्ट है अपना चौथा और लास्ट चरण, जिसमें क्या होता है जड़ों से तने व पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। जड़ों में जो आयन पहुंच जाते हैं वो जड़ों में पहुंचे हुए जो आयन होते हैं वो किस प्रकार से आयन पत्तियों और आयन तने तक पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को अपने को समझना है। देखो बच्चों, जड़ों तक पहुंचे हुए जो आयन होते हैं वो आयन जल के साथ मिलकर पत्तियों और तने के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जो आयन जड़ों तक आ जाते हैं वो आयन जल के साथ घुलकर तने और पत्तियों तक पहुंचते हैं। ये आयन मुख्य रूप से आपको पता हो तो पादप के अंदर दो प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम के माध्यम से ये जो आयन होते हैं वो जल के साथ घुलकर तने तक या फिर पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है जड़ से जल के साथ घुलकर ये आयन तने और पत्तियों तक पहुंचती हैं, वो पहुंचने की प्रक्रिया सन्हति प्रवाह के द्वारा होती है। सन्हति प्रवाह में आपने पढ़ा है कि सन्हति प्रवाह में जो आयन होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब तेजी से होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, तो आयन जो होते हैं वो तने और पत्तियों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम मात्रा में होती है तो ये आयन कम मात्रा में तने और पत्तियों तक पहुंच पाते हैं। अर्थात इन आयनों के स्थानांतरण की जो दर होती है तने से पत्तियों तक, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है या तेज़ गति से होती है तो ये आयन भी जड़ों और पत्तियों तक तेज़ी से पहुंचते हैं। यदि ये क्रिया धीमी गति से होती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, तो ये आयन भी तने व पत्तियों तक धीमी गति से ही पहुंच पाते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि पादप में जाइलम व फ्लोएम दो जटिल ऊतक होते हैं। दो जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो जटिल ऊतक होते हैं।
जड़ों में प्राप्त आयन जल के साथ घुलकर जाइलम उत्तक द्वारा पादप के तने व पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। जड़ों में प्राप्त जो आयन होते हैं, ये आयन जल के साथ घुलते हैं और जाइलम के माध्यम से तने और पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि यह प्रक्रिया संहति प्रवाह के द्वारा होती है। अर्थात संहति प्रवाह की जो प्रक्रिया होती है, उस संहति प्रवाह के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। और संहति प्रवाह वाष्पोत्सर्जन की दर द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों कि ये जो प्रक्रिया होती है, जाइलम के माध्यम से जो जल होता है उसके साथ घुलकर आयनों के तने और पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया संहति प्रवाह के माध्यम से होती है। और जाइलम उत्तक के द्वारा ये घुलकर पेड़ पौधों की पत्तियों और तने तक पहुंचते हैं। संहति प्रवाह खुद वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम और ज़्यादा होने पर संहति प्रवाह कम और ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ अपन देखते हैं, यदि पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होती है तो आयन तने व पत्तियों तक ज़्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। और यदि वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होता है तो आयन तने व पत्तियों तक कम मात्रा में पहुंच पाते हैं। अर्थात आयनों के पहुंचने की जो दर है, तने और पत्तियों तक जड़ के द्वारा आयनों की पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम और ज़्यादा होने पर संहति प्रवाह कम और ज़्यादा हो जाता है और उस आधार पर भी जो आयन होते हैं वो कम या ज़्यादा मात्रा के अंदर पादप की जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंच पाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जाइलम में नाइट्रोजन का जो स्थानांतरण होता है, वो नाइट्रोजन का स्थानांतरण नाइट्रेट, अमोनियम तथा एमिनो अम्लों के रूप में होता है। जाइलम के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थानांतरण नाइट्रेट, अमोनियम एवं एमिनो
अम्लों एवं एमिनो अम्लों के रूप में होता है। अर्थात जालम के माध्यम से नाइट्रोजन का जो स्थानांतरण होता है, यह स्थानांतरण नाइट्रेट, अमोनियम एवं एमिनो अम्लों के रूप में होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से जो आयंस होते हैं उनका स्थानांतरण तने और पत्तियों तक होता है। अब हम पौधे के द्वारा पोषक पदार्थों का तत्व ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं वो आयन आपके जो आयन होते हैं वो आयन मृदा में उपस्थित होते हैं। मृदा में ठोस रूप में आयन उपस्थित होते हैं। मृदा ठोस में आयंस, ये मृदा ठोस में उपस्थित जो आयंस होते हैं ये मृदा विलयन में आ जाते हैं। मृदा विलयन में आयन, ये क्या होते हैं, मृदा विलयन के अंदर आयन आ जाते हैं। पहले मृदा ठोस में उपस्थित जो आयन होते हैं ये आयन क्या होते हैं, मृदा विलयन में आ जाते हैं। अब ये बच्चों वापस भी मृदा ठोस के अंदर आयन आ सकते हैं, और इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो आपके जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात जड़ों के द्वारा इन आयनों का अवशोषण, जड़ों द्वारा आयनों का अवशोषण, अर्थात इन आयनों को जड़ें क्या कर लेती हैं, कुछ मात्रा के अंदर अवशोषित कर लेती हैं। कुछ मात्रा के अंदर जड़ों द्वारा आयनों का अवशोषण हो जाता है। मृदा ठोस में आयन्स जो होते हैं वो मृदा विलियंस में आ जाते हैं। मृदा विलियन से आयन्स जो होते हैं ये आपके कहाँ चले जाते हैं, जड़ों द्वारा आयनों का अवशोषण हो जाता है। देखो बच्चों, जड़ों द्वारा जो आयनों का अवशोषण होता है ये आपके पत्तियों व तने तक स्थानांतरण, पत्तियों और तने तक स्थानांतरण होता है इन आयनों का। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बच्चों जाइलम के द्वारा। अपन अर्थात ये जो किस स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। अर्थात ये जो स्थानांतरण होता है बच्चों ये जाइलम के द्वारा होता है। जड़ों से जाइलम के माध्यम से ये जो आयन होते हैं वो पहुंच जाते हैं पत्तियों व तने तक स्थानांतरित हो जाते हैं। जड़ों से जाइलम के द्वारा पत्तियों और तने तक स्थानांतरण हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये यदि अतिरिक्त मात्रा में आयन होते हैं तो ये या तो जड़ों के तनों तक भी आ जाते हैं और तने से वापस कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पत्तियों तक, जड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। ये दोनों तरह का स्थानांतरण होता है जिसे अपन बोलते हैं फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण।
देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। जाइलम क्या करता है, केवल पोषक तत्वों को या जो पोषक तत्व हैं उनको केवल जड़ों से पत्तियों तक लेकर जाता है, लेकिन फ्लोएम दोनों काम करता है। यदि पत्तियों तक पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में है, तने में ज़्यादा मात्रा में है, तो उनको जड़ों तक ला सकता है और जड़ों से उन पोषक तत्वों को पुनः आपके पत्तियों और तनों तक ले जाता है। लेकिन इसके द्वारा कम मात्रा में स्थानांतरण होता है, ज़्यादा मात्रा में जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है आयनों का। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा जब देखो बच्चों, जो आयन्स होते हैं ये क्या कहाँ चले जाते हैं, ये पत्तियों में चले जाते हैं, और जब पत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं तो ये वापस जो आयन होते हैं, ये आयन क्या होते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं। पत्तियों के नष्ट होने पर ये जो आयन्स होते हैं ये नष्ट होकर वापस पुनः कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये है आपके पोषक तत्वों की स्थानांतरण की पौधों द्वारा मृदा में पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। पौधों द्वारा मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। ये पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।